हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? वेरी गुड। और ये ग्रेटनेस दिख रही है और हमेशा दिखनी भी चाहिए। तो आज के हमारे शो की जो अतिथि हैं उनके बारे में छोटी सी पहचान उनकी। देवघर एक छोटा सा जिला है, बहुत छोटा सा। उस छोटे से जिले का एक ब्लॉक है पालोजोरी, और पालोजोरी ब्लॉक में छोटा सा गांव है पिलरा। उस पिलरा से आती हैं हमारी दीपिका, और जिन्होंने इस कॉलेज में एक बेहतरीन स्टूडेंट होने का परिचय हर वक्त दिखाया है। जो भी उन्हें काम दिया गया है, चाहे वो टीचिंग को हो, नॉन टीचिंग का हो, या कोई प्रैक्टिकल का हो, लैब हो, असाइनमेंट हो, हर काम उन्होंने टाइम पे सबमिट किया है। तो आप कह सकते हैं डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड बिहेवियर की वो मिसाल है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपनी लिपिका दीदी का। वेलकम लिपिका बहनों, प्लीज हैव अ सीट। पहले लिपिका अपना इंट्रोडक्शन खुद आप लोगों के सामने देगी, और फिर सवाल आपके और जवाब आपकी दीदी के। Good evening, sir. Good evening, all of you. I am Deepika. I am from Devgarh district, Jharkhand. Now I am doing ANM training from NTC Jamtara. Thank you. इनका बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन हो। इंट्रोडक्शन छोटा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी अब आप अपने सवाल इनसे पूछेंगी और उन्हीं सवालों के जरिए इनका इंट्रोडक्शन सही से आप समझ पाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन। दीदी, आप नर्सिंग के बारे में कुछ बताइए, क्या इसका भविष्य है? नर्सिंग एक ऐसा पैशन है जो हम लोग पूरी जिंदगी इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी पेशेंट का ट्रीट अच्छे से किए, अच्छे से जो लर्न किए, वो हमारी पूरी जिंदगी काम में आ सकती है। और जो भी लर्न करते हैं वो हमारे आगे भविष्य के लिए भी अच्छा होता है, और हमें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। जैसे कि अगर हम आगे चलते हम ये कह नहीं सकते कि बीमार ही पड़ जाएंगे, या अपने रिलेटिव घर के कोई भी सदस्य हो, किसी को अगर ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हम लोग खुद से दे सकते हैं। इतना हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट का ट्रीट हम लोग खुद से ही कर सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, तुम बताना कि वो ओके है या नहीं है। तो जैसा कि नर्सिंग के बारे में उन्होंने बताया, एक सिंपल सा बात है कि नर्सिंग क्या है। आप सब लोग कोविड के दौरान देखा कि हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में नर्सेस की क्या जरूरत है। और चूंकि वो तो कोविड हो गया तो पूरे देश ने देखा। जो लोग नहीं जानते हैं या नहीं जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मेडिकल फील्ड का जो फाउंडेशन है वो है नर्सिंग, वो है नर्सेस। क्योंकि डॉक्टर साहब काम करते हैं, मरीजों को चेक करते हैं, दवाएं लिखकर चले जाते हैं, ऑपरेशन करके वो चले जाते हैं, लेकिन जो केयर है, जो मेडिसिन टाइम पर देना है, जो उनका ख्याल रखना है, जो ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है कि नहीं इंश्योर करना है, ये सारा काम नर्सेस का है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है पिलर, वैसे ही मेडिकल का जो फाउंडेशन है वो है नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दीदी, क्या आप इससे पहले हॉस्टल में रह चुके हैं? जी नहीं, मैं पहले हॉस्टल में नहीं रह चुकी हूँ। ये मेरा पहला हॉस्टल लाइफ है। अगर आपका ये पहला हॉस्टल लाइफ है तो फिर आप यहाँ पे कैसे एडजस्ट हुए, जरा हम लोग को भी बताइए। देखिए, यहाँ पे एडजस्ट करना तो बहुत मेरे लिए टफ था, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था हॉस्टल लाइफ का। और पहले मैं सोचती थी और दूसरों से भी सुनती थी कि हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छा होता है, कोई टेंशन नहीं होता है। तो तभी मेरे दिमाग में भी आया, हाँ तो हॉस्टल भी बेटर होगा। तब जब हमें ये मौका मिला कि हाँ हॉस्टल में जाकर के भी देखिए कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, हॉस्टल में आकर के ये मेरा मतलब ज़िंदगी का पहला ऐसा नहीं था। तो जैसा कि आपने देखा, हॉस्टल लाइफ के बारे में बताने में इनके आंखों से वो डर, वो आंसू, वो सब लगे। पता क्यों? क्योंकि कुछ वही बात है, हमारे फिल्मों में, हमारे सोसाइटी में ना हॉस्टल लाइफ को लेकर के ना बड़ा ग्लोरीफाई किया गया है। आप अपने मन के मालिक हैं, आप शहंशाह हैं। तो लोग यही अरमान, यही थॉट लेके आते हैं, कौन घर में माँ बाप का किट सुने, परेशान हो गए हैं, बोर हो गए सुन सुन के, चलो हॉस्टल चलते हैं, आज़ादी की आज़ादी हो, जब मर्जी पढ़ेंगे, जब मर्जी सोएंगे, जब मर्जी घूमने चले जाएंगे। तो ये थॉट लेकर के हम हॉस्टल में आते हैं, और मिलता क्या है? रूल्स,
रेगुलेशन, डिसिप्लिन, पनिशमेंट, हर वक्त पढ़ाई और इनके बीच आपको जूझना पड़ता है। तब समझ में आता है यार इससे अच्छा घर ही था, कम से कम बीमार पड़ते थे तो माँ होती थी वहाँ पे दवा खिलाने के लिए, माँ होती थी वहाँ पे खाना खिलाने के लिए। हम कई नखरे कर देते थे और माँ होती थी वो सारे नखरे उठाने के लिए, मगर हॉस्टल में कोई नहीं मिलेगा। हाँ, पासिंग डेज के साथ आपके दोस्त बनते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, वो होते हैं आपके साथ उठने बैठने के लिए, लेकिन माँ का जगह कोई नहीं ले सकता, माँ के जैसा नखरा कोई नहीं उठा सकता। इसीलिए हॉस्टल लाइफ का जो एक परसेप्शन है कि हाँ बहुत लेविश लाइफस्टाइल है, मस्त रहेंगे, मस्त जिएंगे, मस्त बाहर घूमेंगे, और जब वो पूरा नहीं होता ना तो दुख होता है। इसीलिए एक और बात कहा जाता है कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एनीथिंग। जिंदगी में किसी भी चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स। जब वो पूरे नहीं होते हैं ना तो दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो एक्सपेक्टेशंस जिंदगी में बहुत ज्यादा किसी से नहीं रखना है, ना हालात से, ना कॉलेज से, ना टीचर से, किसी से नहीं। एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने आप से रखना है कि हम बेहतर कर सकते हैं, और यही एक्सपेक्टेशंस पूरा करने के लिए आपको हर दिन मेहनत करना होगा, एंड दैट हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे यू, और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा स्थान हासिल करेंगे। हाँ पूछो मैं किससे, मुझसे या नेहा, ये लिखा दीदी से? ओके दीदी आपके फैन बहुत हैं यहाँ पे। जानते हैं कि आप क्लाउड नाइन के इंटरव्यू में सिलेक्टेड हैं, तो फिर आपको क्लाउड नाइन के इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा किसी एक टीचर से किनसे सपोर्ट मिला? इंटरव्यू में से सिलेक्शन होने के लिए, तैयारी करने के लिए हमारे सारे फैकल्टीज ने सपोर्ट किया है, खास करके विशाख सर, जया मैम और हमारे फैकल्टी संजीव सर, इनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा, और इन्होंने हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया। कुछ भी पढ़ो लेकिन उसको ज़्यादा स्ट्रेस से करके मत पढ़ो, उसको एंजॉय करके पढ़ो, जैसे कि वो दिमाग में रहे। हर टाइम रटो मत, बस उसको समझो, चीज़ को समझ के पढ़ने से वो ज़्यादा याद रहता है, ना कि रट के। बार बार हम लोग जैसे कि कुछ भी हो, हम लोग रटने का ज़्यादा ही करते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे जो भी चीज़ हो उससे पहले उस चीज़ को ध्यान से देखिए कि वो क्या है, कैसे होता है, तब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करें उसमें हम लोगों को ज़्यादा फोकस होता है। और ऐसे ही हमारे संजय सर हम लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाए हैं, उसी से हम लोग ज़्यादा मोटिवेट भी हुए हैं। और इंटरव्यू के टाइम तो सर ही थे जो हम लोगों को इतना मोटिवेट करके इतना आगे तक लेके गए, और जीवन में भी आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू लिपिका वो रिस्पेक्ट देने के लिए। बट हकीकत में ये मैं अगर कहूँ कि मैंने किसी को कुछ बनाया है, या मैंने किसी को मोटिवेट किया है, या मैंने किसी को इस लायक बनाया कि वो रिजल्ट निकाल सके, तो ये गलत है। क्योंकि दुनिया में ना कोई भी टीचर ये दावा नहीं कर सकता है किसी को मैंने बनाया है। अगर इतना ही है तो इनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, इनके बैच में 120 में से 44 लोगों ने क्लाउड नाइन का इंटरव्यू क्रैक किया। अगर मुझ में इतनी कैपेबिलिटी होती तो मैं 120 को बना देता ना। तो ये कहना कि मैंने कुछ कर दिया है, या इस टीचर ने ये कर दिया, या उस टीचर ने वो कर दिया, ये कहना या ये सोचना मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि रेस ना वही घोड़ा जीतता है जिसमें जीतने की चाहत होती है। अगर सिर्फ चाबुक के डर से रेस जीता जाता तो गधे भी रेस जीत जाते हैं, लेकिन गधे रेस नहीं जीतते ना। घोड़े के रेस में घोड़ा ही जीतता है, और वो घोड़ा जीतता है जो उस रेस को जीतना चाहता है। दीदी आप स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताइए, आप पढ़ने में कैसे थे और आपका स्कूल टीचर कैसे थे? मेरा स्कूल लाइफ वैसे तो दूसरे जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा ऐसे ही छोटे मोटे सरकारी स्कूल से ही बिलोंग की हूँ। और सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो भी हम लोग का जो कोचिंग वगैरह होते थे वो अटेंड करते थे, पर मेरे फैमिली में इतना नहीं था जो हमको कोचिंग में दे सके। तो मेरे पापा ने ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है ये सब करने के लिए। जब मैं 10th में गई तब मेरे पापा जिस टीचर से पढ़े थे वो टीचर के पास मैं भी पढ़ी हूँ, तो वो टीचर मेरे लिए सबसे बेस्ट थे मेरे पूरे लाइफ के लिए।
और मुझे लगता है कि आज तक मैं जो भी सीखी हूँ बस उसी टीचर के लिए है कि बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो जैसा कि आपके दीदी ने कहा कि वो एक टीचर 10वीं क्लास में जो इनको मिले, उनकी वजह से आज ये यहाँ तक पहुँची है। और मुझे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में वो एक टीचर होते हैं। मेरे ज़िंदगी में एक टीचर थे, वो बैंक से शायद रिटायर्ड पर्सन थे, उनके यहाँ मैंने कोचिंग लगाया था पर्सनल, कक्षा 10वीं में जाकर के, और उन्होंने ही मुझे क्लास 10 पास करने के लायक बनाया। उन्होंने ही मुझे वो फाउंडेशन दिया कि मैं क्लास 10 पास कर पाया, और क्लास 10 के बाद मैं वापस से मैथ लेकर के इंजीनियरिंग किया। तो एक फाउंडेशन जो आपका होता है ना स्कूल लाइफ में, वो एक टीचर हर किसी के लाइफ में अगर बेहतर मिल जाते हैं तो इंसान अपने जीवन में बहुत आगे तक चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरे क्वेश्चन है कि आप अपने स्टडी टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी और फर्स्ट ईयर का सारे सब्जेक्ट का स्टडी आपने कैसे मैनेज किया, मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अपना स्टडी टाइम मैनेज किया। हमारे जो लाइफ स्किल के टीचर हैं उन्होंने हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और किस सब्जेक्ट को हम लोग पहला प्रायोरिटी दें और कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या काम हम लोगों को पहले करना चाहिए और फिर उसके बाद कौन सा एक इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट ऐसे होता है। तो किस काम को हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे ये हमने सही से सीखा और इसी से हम फर्स्ट ईयर का भी जो एग्ज़ाम का स्टडी था वो हम लोग मैनेज किए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रुप स्टडी में ज़्यादा ध्यान देते थे। सबको हम लोग एक एक चैप्टर वाइज बोल देते थे कि तुम ये रिवीजन करो, तुम वो रिवीजन करो। उसके बाद जो जो क्वेश्चन आते थे वो अपने तरफ से क्वेश्चन रखते थे और जिसको जो आता था वो अपना आंसर देते थे। इसी तरह से हम लोगों ने अपना स्टडी कंप्लीट किया। थैंक यू। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो सिर्फ स्कूल कॉलेज या मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लिए चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हजारों साल से रेलिवेंट है, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि घंटे 24 है सबकी जिंदगी में। अब कोई 10 घंटे सो के बिताता है, कोई 5 घंटे इंस्टा चलाकर बिताता है। तो ये आपको निर्धारित करना है कि आपका जो समय है, आपका जो 24 घंटा है उसे आप कैसे बिताना चाहते हैं। और टाइम मैनेजमेंट ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है। जैसे हम लोग स्कूल में रूटीन बनाया करते थे, आपको कोई याद होगा, जब नए क्लास में गए तो हमने रूटीन बनाया, वो 1-2 हफ्ते उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। फिर क्या होता था, धीरे 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 वो जो फॉलोइंग था वो कम होता था, बाद में हम रूटीन देखते भी नहीं थे। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि पहला है प्रायोरिटाइजेशन। आपके जीवन में कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको सबसे ज्यादा टाइम एलोकेट कीजिए। दूसरा है टाइम एलोकेशन, कि हमारे जीवन में जो इंपॉर्टेंट काम है उसको टाइम देना है। कहाँ से निकाल के, ऐसे काम जो बेकार के हैं उसमें हम समय दे रहे हैं, वहां से टाइम खींचो और अपने इंपॉर्टेंट काम में लगा। और तीसरा है कंसिस्टेंसी, मतलब ये नहीं कि 2 दिन हम 10 घंटे पढ़ लिए और हम बन गए कलेक्टर। ये कभी संभव है क्या? कभी नहीं। आप 15 मिनट पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। आप जो भी टाइम बना रहे हैं, जो भी टाइम शीट बना रहे हैं, हमेशा कोशिश करो कि उसको लंबे समय तक पूरे साल उसको बिना फेल किए हुए मेंटेन करो। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रही है? ओके। ये आप जो यहाँ पर 1 साल बिताए हैं तो प्लीज मुझे शॉर्ट में बताइए। और आपकी छोटी बहन ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है कि अपने इस 1 साल को शॉर्ट में मतलब 2 मिनट में संक्षेप में बताइए। आपकी अच्छी यादें, आपकी बुरी यादें, क्या अच्छा रहा, किनका सपोर्ट मिला, किनका सपोर्ट नहीं मिला, सारी चीजें। मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस यही है कि पहला तो मैंने यहाँ पे आकर के नई नई चीज़ें लर्न करने सीखी और फर्स्ट टीचर तो हमारी जया मैम थी। उसके बाद कुछ महीने बाद हमारे विकास सर आए और उन्होंने हमें डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी इन सब के बारे में बताया। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो हमारे संजय सर हैं, उन्होंने हमें बताया कि टाइम मैनेज कैसे किया जाता है और दूसरों से कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे घुल मिल के रहना है। और एडजस्टेबिलिटी, सबसे बड़ी बात है एडजस्टेबिलिटी की हर सिचुएशन में एडजस्ट करना सीखो। ये हमने सीखा यहाँ पे आकर के। तो जैसा दीपिका ने कहा आप लोगों को कि 2-3 चीजें तो आपको सीखनी पड़ेगी, चाहे यहाँ रहे या कहीं रहे।
और वो ऐसी स्किल्स है ना जो हमेशा रेलिवेंट रहेगा। जैसे पहला इन्होंने कहा एडजस्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। तो अभी क्या है, समय और हालात एक जैसे नहीं होते, जगह एक जैसे नहीं होते। पिछले साल तुम गाँव में थी, आज तुम जामताड़ा अपने कॉलेज में हो, अगले साल किसी और शहर में रहोगे। तो अगर आपके अंदर जगहों पे एडेप्ट करने का, सिस्टम के साथ घुलने मिलने का हैबिट नहीं रहेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। जो दूसरा स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल। चाहे ये वर्ल्ड कितना भी एडवांस क्यों ना हो, चाहे हम इंस्टा पे कितने भी रील्स क्यों ना देखें या बनाएं, कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल्स है जो हमेशा रहेगा। इसके फॉर्म बदल सकते हैं लेकिन ये स्किल्स हमेशा आपके लिए रहेगा ही रहेगा। तो टाइम टू टाइम अपने इस कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैल्यूज। वैल्यूज आपके आधार हैं। वैल्यूज आपके हर डिसीजन में रिफ्लेक्ट करता है। इसी वैल्यूज में आपका टीम वर्क आता है, इसी वैल्यूज में आपका डिसिप्लिन आता है, इसी वैल्यूज के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, इसी वैल्यूज के अंदर आपका पढ़ाई भी आता है, इसी वैल्यूज के अंदर बड़ों को, टीचर को रेस्पेक्ट देना भी आता है। तो अगर आप अपने कोर वैल्यूज के साथ टिक करके नहीं है तो आप जीवन में बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज जो आपके कोर वैल्यूज हैं, जो हम घर से सीख के आए हैं, जो हम स्कूल में सीख रहे हैं, जो हम टीचर से सीख रहे हैं, उस वैल्यूज को अपने डिसीजन में इम्प्लीमेंट हमेशा करना है। जब आप एनकेएससी कॉलेज में आए थे तो आपका फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपको जब आपने फर्स्ट क्लास अटेंड किया था तो आपको कैसे फील हो रहा था? मेरा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे यहाँ पे आकर के कुछ नया नया सीखने को मिला। लेकिन पहले से ही मैं साइंस लेकर के पढ़ी हूँ तो मुझे ऐसे पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पर बहुत चीज़ों को मैंने डीपली स्टडी की। और फर्स्ट क्लास में आकर के जैसे कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो सब के बारे में पता चला, कैसे उन सबको स्टडी करें, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, इन सब के बारे में बताएं। तो जैसा कि आपकी दीदी ने कहा कि फर्स्ट क्लास तो बड़ा सुहाना था, पर ये तय भी है। तो पहला चीज है ना वो हमेशा बहुत खुशनुमा होता है। तभी आप सुनते हैं कि जब पहली बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू भी बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। तो जो पहला अनुभव है वो हमेशा यादगार होता है, हमेशा मेमोरेबल होता है। तो हमें अपना हर जीवन का हर लम्हा बिल्कुल पहले लम्हे की तरह जीना चाहिए ताकि हम जीवन के हर पल को यादगार बना सकें। कि आप अपने लाइफ में कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं तो मोटिवेट रहने के लिए आप क्या करते हैं? मैं अपने लाइफ में यहाँ आने से पहले जब डिमोटिवेट होती थी तब मेरे पापा होते थे मेरे सपोर्ट के लिए। और मेरे पापा ने सिखाया किसी चीज़ से मत हारो, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, पहले उस चीज़ को देखो, सीखो क्या मिलता है उससे। क्योंकि मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल की है और स्टडी के बारे में तो उनका अलग ही है, क्योंकि 10th के बाद उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला कुछ पैसों के चलते। तो इसीलिए मेरे पापा से ही जितना मोटिवेशन हमको मेरे पापा से मिलता है, और यहाँ पे आकर के तो मोटिवेशन मुझे संजय सर के वीडियो देख करके मिलते हैं। थैंक यू लिपिका, आप सबको भी थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। आप सब पर मेरा नाम भी चमके। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो मोटिवेशन और भी आपके जीवन में जिस भी तरह की समस्याएं हैं आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आप सबको मेरे YouTube का लिंक यहाँ सामने मिल जाएगा, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं इसके अलावा भी एजुकेशनल वीडियो भी आप वहां पे देख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश को लेकर के हो, लाइफ को लेकर के हो, या अपने जनरल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी हो, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। जो आप तैयारी किए थे उसमें आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया? रिव्यू के टाइम में तो लग ही रहा था कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब हम लोग को पता चला कि इंटरव्यू 2 दिन बाद होने वाला है, पर अचानक से 1 दिन बाद ही इंटरव्यू हम लोग का होने लगा, तभी हम लोग बहुत स्ट्रेस में आ गए थे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है, कैसे इंटरव्यू कनेक्ट करेंगे या फिर क्लियर कर भी पाएंगे कि नहीं। पर उसके बाद फिर मोटिवेट करने के लिए हमारे टीचर थे, उन्होंने बताया कि जो भी पढ़ी हो उसको कॉन्सेंट्रेट करो और ज़्यादा
पे ज़्यादा ध्यान दो, और जितना भी सीखा है वो ही मतलब ठीक है। और हमारे लाइफ में होता है ना, जितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, कुछ परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए जितना भी सीखे हो उसका बेस्ट देने के लिए रेडी रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा इन्होंने कहा। उसके पहले थोड़ा सा मैं इनके इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले का शेड्यूल बता देता हूँ। इनका इंटरव्यू जिस भी दिन शेड्यूल हुआ था, तो पहले एक दिन पोस्टपोन हुआ, फिर 2 दिन ये प्रीपोन हो गया। तो एक है ना हमारे दिमाग में कि यार 3 दिन का समय है और अचानक से आ गया कि कल इंटरव्यू देना है, तो ऐसे में नर्वसनेस होना लाजमी है, किसी के लिए हो जाता है। आप अगर 3 दिन का समय है तो आप प्लान करते हो कि 3 दिन में हमको क्या क्या करना है, और जब डेट सामने आ जाए आपको लगे यार ये 3 दिन तो आपके हाथ से यूं निकल गए, क्योंकि वो 3 दिन आपको मिले ही नहीं। आपके दिमाग में था कि 3 दिन मिलना, 3 दिन आपको मिले नहीं, तो वो समय बहुत क्रूशियल हो जाता है, लोग नर्वस हो जाते हैं और इस नर्वसनेस में उनका परफॉर्मेंस भी बिगड़ता है। तो बस एक ही चीज है कि जितना पढ़े हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, एग्जाम हो या कुछ भी चीज हो, जितना पढ़ी हो, हमेशा कोशिश ये है कि हम एटलीस्ट उतना अच्छे से डिलीवर कर सकें। जब आप रिटन एग्जाम लिखते हो, अपना जो भी आपका पढ़ा हुआ है वो कम से कम छूटना नहीं चाहिए। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, कोशिश ये हो कि जितना हमने अपने क्लासेस में पढ़ा है वो छूटना नहीं चाहिए, वो तो हर हाल में डिलीवर करना ही करना है। और सही मायने में अगर हम उतना भी डिलीवर कर दिए अच्छे तरीके से, तो आपका रिजल्ट पक्का है। तो हमेशा अपना डिलीवर करना है जो हमने तैयारी की हुई है। टीचर और फैकल्टी के अलावा इस कॉलेज में किस किस का सपोर्ट हुआ इस कॉलेज के अंदर? हमारे फैकल्टी के अलावा हमारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है जो ज़्यादा सपोर्ट किए है, और कम्युनिकेशन बनाने के बाद हम लोग को ये लगा नहीं कि हम दूसरे जगह आए हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं, यहाँ पे एक फैमिली के जैसे लगने लगा है। और सबसे बड़ी बात है हमारी वार्डन भी, वो हर काम में हम लोगों को सपोर्ट करती है, और जब भी कुछ परेशानी आती है तो हम लोग के साथ खड़ी होती है, वही है हम लोगों के सपोर्ट के लिए। तो आप सबको भी वार्डन दी मिली है, आप लोग को सपोर्ट करती नहीं करती है? बस तो वैसी वार्डन दीदी होती है सपोर्ट करने के लिए, और वो सपोर्ट अगर आप अच्छे हैं उनके साथ, आप व्यवहार अच्छा बना करते हैं तो डेफिनेटली वो सपोर्ट करेगी। देखो एक है कि बाय फोर्स सपोर्ट करना, क्योंकि वो उनका काम है, और एक है कि बाय चॉइस सपोर्ट करना। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार बना के चले हैं, आप उसको कैसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू कि आपको उनसे कैसा सपोर्ट मिलना चाहिए, ये आपके एक्शन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दी, अगर कोई नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? कोसल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ है। जैसे कि हमारे इतने सारे फैकल्टीज हैं जो हमारे सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, और कुछ भी स्टडी में अगर प्रॉब्लम हो पढ़ने में, वो सब डाउट क्लियर करने के लिए होते हैं हमारे सामने, जो कि हमें स्कूल या फिर घर में वो अवेलेबल नहीं होते हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए लैब होते हैं। और दूसरे कॉलेजों में क्या होते हैं, जो अगर हम लोग लोन वगैरह ले तो हम लोगों को अलग से लेना पड़ता है, और फिर उसका आपको जॉब लगे या ना लगे उसका तो कोई लेना देना नहीं है, बाद में आपको तो उसका लोन चुकाना ही पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोन तो कॉलेज से ही हम लोग को दिया जाता है, और लोन का जितना प्रोसेस है वो कॉलेज से ही किया जाता है, और फिर OJT भेजने से वो जितना जर्नी होता है वो सब कॉलेज से ही करते हैं, और प्लेसमेंट तक का जितना जर्नी होता है वो कॉलेज से ही किया जाता है, जो कि दूसरे कॉलेजों में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती है। और हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी होता है कि हम अगर लोन लिए हैं तो उसको चुकाने के लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, और जो दूसरे कॉलेज से अगर नहीं है हम लोगों को कोई गारंटी नहीं है कि बाद में हम लोगों को कोई जॉब मिलेगा। पर इसमें ये हम लोग कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि हम लोग हाँ आगे चल के ये लोन हम लोग खुद से ही चुका सकते हैं। तो जैसा लिपिका ने बताया कि दूसरे कॉलेज में डिग्री की गारंटी है, जॉब की नहीं, बट इस
कॉलेज में डिग्री के साथ साथ जॉब की गारंटी है। इनफैक्ट आपकी डिग्री मिलने से पहले जॉब आपके पास अवेलेबल होता है। इस चीज का एश्योरिटी है नर्सिंग कौशल कॉलेज में। तो अगर आपके भी कोई फ्रेंड सर्किल में हैं जो नर्सिंग करना चाहती हैं, चाहे झारखंड स्टेट में कहीं पे भी हो, वो अगर नर्सिंग करना चाहती हैं तो उन्हें आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी दीदी के एक्सपीरियंस के बेस पे उनको आप नर्सिंग कौशल कॉलेज जरूर सजेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज आपको स्मूथ और स्ट्रीमलाइन मिलता है, चाहे वो एजुकेशन हो, थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, चाहे लोन फैसिलिटी हो या आपके स्कॉलरशिप की फैसिलिटी हो या आपके ओजेटी की फैसिलिटी हो या आपके प्लेसमेंट की फैसिलिटी हो। इनफैक्ट आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ओजेटी का प्लेसमेंट करवाने तक की जिम्मेदारी कॉलेज उठाता है। अगर आप वर्क प्लेस में हैं इंडिया के किसी भी पोर्शन में, चाहे वो दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, चेन्नई में हो, मुंबई में हो, हैदराबाद में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपको वहां पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इस संस्थान के जो सेंट्रल टीम है उसका एक डिपार्टमेंट स्पेशली आपके ओजेटी और आपके प्लेसमेंट पे होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने ज्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी कोई और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो हाँ, अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, आपकी कोई रिलेटिव हैं जो नर्सिंग करना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप उनको नर्सिंग हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप सबने देखा, आप सबने दिल खोलकर अपने सवाल अपनी दीदी से पूछा और मुझे लगता है कि इन्होंने भी दिल खोल करके ही आंसर आप लोगों को किया है। आप लोगों को लगा है कोई भी आंसर का बनावटी है? क्योंकि जब सवाल दिल से निकलते हैं और जवाब दिल से आते हैं ना तो वो फिर एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मैच हो जाता है। तो ऐसे ही इस शो में और भी आपके सीनियर्स, आपकी दीदी आते रहेंगी, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर एक लाइन में मैं इस पूरे बातचीत को समराइज करूं तो यही है कि जीवन में कठिनाइयां हर किसी के हैं, लेकिन जीवन में आगे वही बढ़ता है जिनमें उन कठिनाइयों से लड़ने का साहस है। तो हम अपने अंदर वो साहस डेवलप करेंगे, चाहे जीवन में कहीं भी हो, किसी भी स्टेज में हो, किसी भी तरह की चुनौती आए, किसी भी तरह की कठिनाई आए, हमेशा हौसला बरकरार रखना है, हौसला टूटने नहीं देना है। तभी हम अपने उन चुनौतियों के परे जाकर के अपनी सफलता को एंजॉय कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग अ फैंटास्टिक ऑडियंस। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। ओके, थैंक यू लिपिका हमारे शो में आने के लिए। आपके भी अगले वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।